हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे हमारी जो बेसिक नीड्स होती है केमिस्ट्री की, जो मेन कंसेप्ट होते हैं जिनसे अपन बेसिक आगे बढ़ते हैं, जैसे स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, यूनिट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो बेसिक सभी चीजों में काम आती है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या रिलेटेड बेसिक टर्म्स होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं हम। तो क्या है, पहली डेफिनेशन है अपनी कि मैटर क्या होता है बेटा। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। मैटर किसे बोलते हैं बेटा, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है हमारा बेटा, वो मैटर होता है। इट्स कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या क्या हो सकता है, एयर है, वाटर है, शुगर है, सैंड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं आपसे, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो हमें आंखों से सब कुछ दिख रहा है, जो एग्जिस्ट करता है, वो सब क्या है हमारे बेटा, मैटर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सॉलिड, कोई भी क्यूब्स हो सकते हैं, ये वाटर है, ये गैस है, ये सब कुछ किसके एग्जांपल है अपने, ये मैटर के एग्जांपल है बेटा। क्लियर हुई बात। तो मैटर को हम ये कह सकते हैं कि जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब क्या होता है, मैटर होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें बेटा, तो मैटर जो तीनों किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। 3 फिजिकल स्टेट होती है बेटा, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैटर की एक स्टेट होती है जिनमें हम इसको डिवाइड करते हैं फिजिकल स्टेट के हिसाब से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इनका कंपैरिजन करते हैं कि सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे बात को। तो देखो बेटा, सॉलिड में सबसे पहले मैं आता हूं, तो सॉलिड की बात करूं तो हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इनके बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के अंदर के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाईली अट्रैक्शन फोर्स होगा, बहुत ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड होंगे वो। तो वो क्या होंगे, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स leads to a definite volume in solid। हमेशा सॉलिड की वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, हाँ ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अच्छे बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें बेटा, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन गैस बट वीक देन सॉलिड। यहां पे क्या होता है बेटा, गैस से तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर सॉलिड से क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गैस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, देयर नो डेफिनेट वॉल्यूम। इनके पास कोई वॉल्यूम फिक्स होती नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, इसमें मीडियम होता है, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, क्या होता है सॉलिड की, डेफिनेट शेप होती है बेटा, इनको एक फिक्स डेफिनेट शेप में हम कर सकते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड क्या होता है बेटा, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। मतलब ऐसा समझ लो कि वो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस जैसा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि हम वाटर को कहीं पर भी डालेंगे, जैसे ग्लास में डाला तो उसका शेप ले लिया, जग में डाला उसका शेप ले लिया, बीकर में डाला बीकर का शेप ले लिया, यानी जैसा उसमें उसको डालोगे वैसा वो शेप ले लेगा। इसलिए डेफिनेट शेप हम बोल ही नहीं सकते इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, गैसेस का तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम निशान है ही नहीं होता, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। तो सॉलिड का होता है डेफिनेट शेप, लिक्विड का नहीं होता और गैस का भी नहीं होता। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगली डेफिनेशंस, the intermolecular space between solid is absent। क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, जगह बहुत कम होती है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये ऐसे डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती, एक के बाद एक चलता रहता है। मतलब इनके बीच में स्पेस नाम की कोई चीज होती नहीं है, एब्सेंट होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें इसकी, तो इसमें होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस मॉडरेट बट प्रेजेंट।
क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी से तो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, इनमें तो होता ही नहीं, इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, तभी तो फ्री फ्लो करते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस फ्री फ्लोइंग आर प्लेंटी। मतलब सिंपल सी बात है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए गैस क्या होती है, ये भी फ्लो करती है, ये भी फ्लो करते हैं, ये भी फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, दे आर इनकंप्रेसिबल। अगर सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके भाई देखो इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। अब मैं इसको कंप्रेस करना चाह रहा हूं, कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पहले बीच में स्पेस बहुत कम है, तो आप इसको करोगे तो ये बीच में से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता क्योंकि इनके बीच में भी स्पेस बहुत कम होता है, हल्का फुल्का होता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैसेस तो इजीली कंप्रेसिबल होती है, गैस जो होती है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है क्योंकि उनकी स्पेस, उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है बेटा, तो इस वजह से क्या होता है वो कंप्रेस हो जाता है। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, इन तीनों के लिए हमने डेफिनेशन देखी बेटा। आगे बात करेंगे अपन सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारा। ठीक है, अब ये 3 स्टेट है बेटा, इन तीनों स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं बेटा, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, मान लीजिए ये मेरा सॉलिड है, क्या है मेरा बेटा, ये सॉलिड है। इस सॉलिड को अगर मैंने मेल्ट किया तो ये किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। सॉलिड को मेल्ट किया तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को मैंने इवोपरेट किया तो वह स्टीम यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉलिड को मैंने मेल्ट किया, गर्म किया, थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या हो गया, लिक्विड में। लिक्विड को इवोपरेट हो गया तो वो किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। अब इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं। अगर गैस को मैं कन्वर्ट करता हूं वाटर में, यानी स्टीम को अगर मैंने वाटर में कन्वर्ट किया तो मुझे करना पड़ेगा इसे कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जो गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद किसी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है, किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिडिफाई कर देंगे, या इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको फ्रीजिंग। हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, वाटर लो, फ्रीजर में डालो, फ्रीजिंग हो जाएगी, तो आइस बन जाएगा बेटा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, आराम से याद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अगर किसी सॉलिड को सीधा का सीधा मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, किसी सॉलिड को मुझे सीधा गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेट करूंगा। इसका बढ़िया सा एग्जांपल आपने देखा होगा बेटा, कैम्फोर पाउडर। क्या होता है बेटा, कैम्फोर पाउडर होता है। इसमें क्या होता है, कैम्फोर को जैसे हम जलाते हैं वो क्या हो जाता है, वो सीधा का सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका कैम्फोर पाउडर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बेटा। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसको बोलते हैं वो डीसब्लिमेट, या बोल सकते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो, डिपोजिशन। क्या होता है बेटा, डिपोजिशन, एक ही बात है। ठीक है, पोजीशन को डिपोज करना मतलब पोजीशन को हटाना, मतलब सिंपल सी बात है, स्टीम को किसमें कन्वर्ट करना है, आइस में। मतलब यूं समझ लीजिए आप, गैसियस प्रोडक्ट को मुझे किसमें ले जाना है, सॉलिड में, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, डिपोजिशन या डीसब्लिमेट करना, दोनों एक ही बात है। आई होप आपको समझ आया होगा। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो मेल्ट करना है बेटा, लिक्विड को या वाटर जो भी है अपना, उसको अगर मुझे स्टीम में या गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इवेपोरेट करना है बेटा। ठीक है, स्टीम को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, कंडेंस करेंगे, और वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीजिंग कर देंगे बेटा, या सॉलिडिफाई कर देंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल चीजें होती है, और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर मैं किसी भी स्टेट का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर देता हूं तो ये फेज, ये स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ऐसे इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है। क्लियर है बेटा बात। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, मैटर को क्लासिफाइड करते हैं बेटा, तो एक एक करके इनको क्लासिफाई करते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाइड होते हैं। तो बात करते हैं बेटा मैटर, मैटर को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे यहां पर। एक तो करेंगे बेटा प्योर सब्सटेंस में, एक करेंगे मिक्सचर में। किसमें करेंगे बेटा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैंने यहां पर एक बढ़िया से मेंशन भी कर रखा है, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। मैटर में अगर प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा तो प्योर में केवल वन टाइप के ही सब्सटेंस आपके प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से होते हैं? ओनली वन टाइप के तो प्योर सब्सटेंस है। अब ये प्योर सब्सटेंस दो में कन्वर्ट हो सकते हैं, दो में क्लासिफाई हो सकते हैं। किस किस में हो सकते हैं बेटा? पहला है एलिमेंट। एलिमेंट में क्या है? ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम हो। सबसे पहले एटम क्या होता है बेटा? बड़ा छोटी सी डेफिनेशन है। एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर आगे उसे डिवाइड नहीं कर सकते, बस सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है एटम। ठीक है। अब बहुत सारे एक साथ एटम मिल जाएं, बट क्या होनी चाहिए? सेम टाइप, वन टाइप के एटम हो, एक साथ मिल जाए तो क्या बनेगा बेटा? एलिमेंट बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, तो क्या मिल जाएगा हमें? कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? कंपाउंड मिल जाएगा। एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं, एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है बेटा? आपके एलिमेंट है। कॉपर हो गया, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट। इस कॉपर में आपको पूरा कॉपर ही कॉपर मिलेगा, तो ये क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस में आता है। नेक्स्ट बात करें बेटा आगे कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, सबसे इजी एग्जांपल है H2O। इस H2 में क्या करते हैं बेटा आप? बड़ा सिंपल सा बात है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो गए, तो वो आपका कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट बात करें बेटा मिक्सचर, तो मिक्सचर भी हमें दो तरह से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं बेटा? मिक्सचर हमें एक तो मिलता है होमोजीनियस और एक मिलता है हमें हेट्रोजीनियस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब मैं अगर यहां पर एक ग्लास की बात करूं, इस ग्लास में मैंने थोड़ा सा पानी भर दिया, वाटर भर दिया, और इसमें मैंने NaCl को डाल दिया। NaCl डालने के बाद, इसमें वाटर है बेटा और इसमें NaCl है। NaCl को वाटर में डालने के बाद, ध्यान से समझना, NaCl को वाटर में डालने के बाद अगर मैं इस सोल्टी वाटर को पीता हूं तो मुझे हर जगह एक सा सोल्टी टेस्ट आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो मेरा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हम कैसे पता करेंगे कि कॉम्पोजिशन कहां पे कितना है, कहां पे कितना है? तो आपको क्या करना है, एक टीस्पून NaCl लीजिए, उसको वाटर में स्टीर करिए, स्टीर करने के बाद उसको पीजिए। आपको 100%, क्योंकि NaCl वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, बहुत अच्छे से घर पे ये कर सकते हो। तो अगर वो कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, और उसको पीने के बाद आप देखना बेटा, कंप्लीटली उसका सोल्टीनेस जो होगा, जितना वो सोल्टी है, वो शुरू से लेके फर्स्ट सिप से लेके लास्ट की सिप जो आप पियोगे, पूरा का पूरा आपको एक सा टेस्ट लगेगा। तो वो क्या है? आपका होमोजीनियस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इररेगुलर कॉम्पोजिशन हो तो वो क्या है? आपका हेट्रोजीनियस। जैसा सिंपल सी बात है, वाटर लिया, वाटर में थोड़ी सी सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो अब क्या होगा बेटा? इररेगुलर, थोड़ी देर के लिए घुल जाएगी, उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे सस्पेंड हो जाएगी, तो वो क्या होता है बेटा? आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो यहां पर हमने क्लासिफाई किया मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया। प्योर में, प्योर का मतलब है ओनली वन टाइप के सब्सटेंस, इसमें भी दो में डिवाइड किया इसको। वन टाइप्स ऑफ एटम है तो एलिमेंट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है तो कंपाउंड हो गया। मिक्सचर को हमने दो तरह से डिफाइन किया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से क्लासिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके वापस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें बेटा, तो इसमें हम वही कंपाउंड और एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? कंपाउंड और एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, ये कॉपर है, मैंने कहा था बेटा कॉपर में कंप्लीटली कॉपर ही कॉपर है। क्या है बेटा? इसमें कॉपर ही कॉपर है, तो ये क्या है? सेम टाइप के एटम है, तो ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड्स, ये मैंने H2 ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया बेटा? H2 ले लिया, वाटर ले लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो गए। ठीक है बेटा। इसमें बात करेंगे हम एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट होते क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं एलिमेंट को कहते क्या है, क्या होता है एलिमेंट, क्यों होता है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या बात करते हैं बेटा? ओनली वन टाइप ऑफ एटम।
पहले ही बताया था वही बात, ठीक है। कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इन सिंपलर सब्सटेंस, इनको आगे नहीं तोड़ सकते, इनको फर्दर आगे अब नया कुछ नहीं बना सकते, इनको ब्रेक करोगे आपको एलिमेंट ही मिलेगा, ठीक है। डिकम्पोज करने का कोई फायदा नहीं है। कॉपर, अरे सिंपल सी बात है, एक मैंने आयरन की टेबल ली, लोहे की टेबल ली, उसको बीच में से कट कर दो, क्या आयरन आधा हो गया? एलिमेंट तो वही रहा ना भाई उसमें, तो एलिमेंट वो का वही रहेगा उसमें, ठीक है। एग्जांपल है बेटा सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयू, गोल्ड, ठीक है। ये सब क्या है आपके एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या होता है बेटा? कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रपोर्शन, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दो, एक फिक्स डेफिनेट प्रपोर्शन होता है, एक फिक्स एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिस पे बेस्ड ये कंपाउंड होते हैं, बाय मास, ठीक है बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, बेटा सिंपल सी बात है, इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट फिक्स रहती है। जैसे H2O, यहां पर क्या लिया है मैंने एग्जांपल H2O, ये है बेटा CO2, ये क्या है बेटा NH3। यहां पर आपने देखा होगा सारों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इंक्लूड है बेटा, क्या है इनमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इंक्लूड है, तो इन्हें क्या बोलूंगा मैं? कंपाउंड्स बोलूंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा मिक्सचर्स। हम मिक्सचर पे आए थे, तो मिक्सचर हमने दो तरह के पढ़े थे, कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इनको और अच्छे से क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो होमोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करें इसको भी। होमोजीनियस मिक्सचर हैव सेम कॉम्पोजिशन, क्या होना चाहिए बेटा? सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द कंपोनेंट्स आर, इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन और गैसियस मिक्सचर। बिल्कुल, हमने शुगर लिया, पानी लिया, वाटर लिया, इसमें शुगर डाल दी, घुमा दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं, थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसे समझ लो बेटा कि मैंने क्या किया, कोई भी चीज मैंने वाटर में NaCl को मिक्स कर दिया, शुगर में वाटर में शुगर को मिक्स कर दिया, दो ग्लास रख दिए, दोनों ग्लास आपके कांच के हैं, ग्लास हैं, ठीक है, सामने रख दिया। आप देख के पता कर सकते हो कि इन दोनों में किस में क्या डाइल्यूट है, क्या घुला हुआ है, नहीं पता कर सकते। तो हम देख के पता ही नहीं कर सकते कि क्या घुला हुआ है, तो वो क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई हलवाई की दुकान पे आप गए, वहां पर जाने के बाद आपने देखा कि उसकी दुकान पे आगे सामने काउंटर लगा हुआ है, उस पर कचौरी रखी हुई है और बहुत सारी कचौरी रखी हुई है। अब कचौरी रखने के बाद उसने थोड़ी सी कचौरी बिक चुकी है, वो थोड़ा काउंटर खाली हो चुका है, उसमें और कचौरी डाल दी उसने। क्या देख के पता कर सकते हो कि पहले कितनी पहले वाली कौन सी कचौरी थी, अब कौन सी कचौरी है? नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि सेम में सेम मिल गया, वो इजीली बढ़िया से घुल गए, वो पता ही नहीं चल रहा कि पहले कौन सी थी अब कौन सी थी। तो उस चीज का मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर वही होता है बेटा, इसमें देख के पता ही नहीं कर सकते अपन कि क्या घुला हुआ है, तो वो क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अपन ले सकते हैं, गैसियस मिक्सचर हो गया, ये सारा कुछ चीजें, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है कि जो आपका सोल्यूट होता है, यानी शुगर जो है आपका, वो कंप्लीटली डाइल्यूट हो चुकी है, 100% डिसॉल्व हो चुकी है। उसके बाद उसमें क्या है, देख के पता ही नहीं कर पा रहे हो क्या मिला हुआ है। इसको प्योर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? डू नॉट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द कंपोनेंट्स। अब इनको क्या कर सकते हैं? अलग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको अलग कर सकते हैं। इनका एग्जांपल है वाटर प्लस केरोसिन, ऑयल प्लस वाटर। ये एग्जांपल देख लो आप, ऑयल प्लस वाटर, मतलब मैंने क्या किया, सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, जैसे सोल्यूट डाला, सोल्यूट में 100% मिक्स नहीं हो रहा, वो दिख रहा है हमें कि कुछ मिला हुआ है इसमें, तो हम वैसे ही पहचान जाएंगे उसको कि इसमें क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो देख के पता कर सकते हैं कि ये क्या मिला हुआ है इसमें, तो वो क्या है आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर। वही बात करते हैं, हलवाई वाला एग्जांपल वापस लेते हैं। अब क्या किया हलवाई ने, क्या किया बेटा, कचौरी रखी हुई थी, उसमें थोड़े से समोसे डाल दिए। अब क्या हो गया, कचौरी और समोसे, देख के पता कर सकते हो कौन सा क्या है, ठीक है। वही आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हुई बेटा आपके होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। इनके मेजरमेंट को देखते हैं बेटा कि कैसे इनको मेजर करते हैं मैटर को, ठीक है। हम मेजर तो करना पड़ेगा ना, किसको कैसे मेजर करते हैं ये देखना पड़ेगा अपन को। तो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, हर एक की अपनी एक
यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उनको मेजर करना जरूरी होता है। सॉलिड है, कितना सॉलिड है, क्या डेफिनेट शेप है, क्या वॉल्यूम है, क्या डेंसिटी है, इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ चीजें हमें इसको पता होनी चाहिए। ठीक है, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पेसिफाइड यूनिट्स। हर एक की एक यूनिट होती है बेटा, तो हम उस यूनिट पे चलेंगे, कौन कौन सी यूनिट होती है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके जो मैटर हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको प्रॉपर्टीज वाइज हम डिवाइड करते हैं दो तरह से। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। और यहां पर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा पहली वाली प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज which can be measured, क्या कर रहा हूं बेटा बाद में, which can be measured or observed without changing the identity। ध्यान से समझना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैंने क्या किया, केवल उसका फिजिकल चेंज किया है, लेकिन उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो वैसी की वैसी है। तो वो क्या होती है? मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और कॉम्पोजिशन उसका सब कुछ सेम रहेगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, ये H2O है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। मैंने इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो क्या बन गया? ये H2O किस फॉर्म में बन गया? लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है, क्या इसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। H2O है, ये भी H2O, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ चीजें, आइडेंटिटी, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये जमा हुआ पानी है, ये पिघला हुआ पानी है, बट है तो वाटर ही। हर चीज सेम होती है इसमें। मैंने पहले कहा आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहनी चाहिए और कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा बात? मतलब सिंपल सी बात है, इसको चाहूं तो मैं इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको चाहूं तो क्या कर सकता हूं? मैं इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, यानी ऐसा चेंज जिसको मैं रिवर्सिबल, बड़ा सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड बन सकता है। तो वो क्या है? मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो इजीली चेंज हो जाती है बट आइडेंटिटी उनकी लूज नहीं होती है। तो वो क्या है मेरा? वो मेरा होता है बेटा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाई अ केमिकल चेंज। क्या होना चाहिए उसमें? केमिकल चेंज। तो उसे क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी ये आपके एग्जांपल हैं, बट मैं आपको एक और इजी एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। मान लीजिए हमने क्या किया, हम फिजिकल और केमिकल चेंज को समझा रहे हैं। यहां पर एक मैंने वैक्स लिया, ठीक है, और इसको मैंने गर्म कर दिया, और एक मैंने ले लिया बेटा यहां पर कैंडल, ठीक है, ये कैंडल ले लिया, ठीक है, ये बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब ध्यान से समझना बेटा, मैंने वैक्स को गर्म किया तो इसका स्टेट चेंज हो गया। ये जो वैक्स है ये लिक्विड फॉर्म में जा सकती है और उसके बाद इसको किसी भी शेप में मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये कौन सा चेंज है? ये है बेटा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें क्या किया मैंने, इसको जलाया, तो जलाने के बाद इसका जो वैक्स है वो तो मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन ये जो थ्रेड है बेटा, इसका जो धागा है वो कहां वापस मिलेगा? वो तो जल के निकल चुका है पूरा का पूरा। तो यहां पर हमें ये सोचना होगा कि कब फिजिकल चेंज होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, इसको अब हम वो नहीं बोल सकते जो बोलते थे। यानी सिंपल सी बात है, इसका अब कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें पहले थ्रेड था, अब थ्रेड नहीं रहेगा। इसको ऐसे समझ लो कि हम दो तरीके से बात करते हैं। हमने एक देखा होगा, एक एप्पल लीजिए बेटा, एप्पल को बीच में से कट करिए।
एप्पल को कट कर दिया तो मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी, मतलब उसका साइज, उसकी शेप चेंज कर दी, तो ये मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 1 आवर लेटर हमने देखा कि उस पे क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया। देखा होगा आपने, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया। वो क्या हुआ बेटा, वो उसका क्या, कौन सा चेंज हुआ, वो आपका हुआ केमिकल चेंज। बिकॉज अब वो अपने आप जाने वाला नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आ गए हैं। जैसे ऐसे समझ लो, एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने एक पोटैटो लिया बेटा, एक पोटैटो को मैंने कट कर दिया, और एक पोटैटो लिया जिसको मैंने बॉईल कर दिया। पोटैटो को जब मैंने कट किया तो पूरा पोटैटो आप खा के देखो, उसका टेस्ट देखना, और कट किए हुए पोटैटो को देखना, दोनों में सेम टेस्ट आएगा। यानी कोई चेंजेस नहीं है, केवल मैंने शेप चेंज कर दी। पोटैटो बड़ा था, उसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब आपने रो पोटैटो खा के देख लिया, अब बॉइल्ड पोटैटो खा के देखिए, आपको टेस्ट में चेंज आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ चुका है। क्या आप उस बॉइल्ड पोटैटो से रो पोटैटो बना सकते हो? नहीं बना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल चेंज हो चुका है, अब वो वापस रो पोटैटो नहीं बन पाएगा। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में इतना सा डिफरेंस है बेटा कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, एक बार जो हो गया वो हो गया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल चेंज में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए वाटर से मैंने बना दिया वेपर, तो वेपर को वापस कंडेंस करके मैं वापस वाटर बना सकता हूं, यानी चेंज हो सकता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, तो वो होता है आपका फिजिकल चेंज, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिजिकल, और अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो केमिकल। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इनकी कुछ इंटरनेशनल यूनिट है बेटा लेंथ की, इनके बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या होती है। तो एक बार, वैसे फिजिक्स में भी इन सभी चीजों में ये काम आती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब फैक्टर है, काम आ सकता है। बेस क्वांटिटी की बात करूं मैं तो लेंथ है, सबसे पहले लिया बेटा मैंने लेंथ। लेंथ को हम सिंबल लिखेंगे क्वांटिटीज का एल से, कैपिटल एल से। लेंथ को हमेशा एसआई यूनिट में मीटर से यहां पर डिनोट किया जाता है, और सिंबल लेंगे इसका स्मॉल एम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लेंगे मास। मास, और मास का सिंबल होता है कैपिटल एम। ठीक है, ऐसा यूनिट होगी इसकी किलोग्राम, और इसका सिंबल होगा केजी। बड़ा इजी सा है, किसी का मास चेक करना है तो उसकी यूनिट क्या लगाते हैं, तो वो केजी लगाते हैं। ऐसा यूनिट में ही रखना है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ही हमें मेंशन करनी, वही अपन को मेजर करनी है। ठीक है, टाइम होता है बेटा, टाइम को लिखेंगे स्मॉल टी से। ठीक है बेटा, इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड, और यहां पे भी लिख सकते हैं इसको एसईसी या एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से, और ये होता है बेटा एम्पियर में। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर में, और इसको लिखते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिखते हैं अपन कैपिटल टी से, ऐसा यूनिट होती है केल्विन, और के से इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए बेटा, बहुत जरूरी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखते हैं स्मॉल एन से, यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है मोल, और इसको लिखते हैं MOL। क्या लिखते हैं बेटा, इसको मोल लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो अपना केमिस्ट्री का रामबाण है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्मॉल एन, मोल, मोल, ये तो 2-3 यूनिट भी काम आती है, करंट इतना काम नहीं आएगा अपने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है बेटा IV। ठीक है, कैंडेला और CD इसका यूनिट होता है। तो मोस्टली मैं बता दूं आपको, लेंथ आपको याद रखना है, लेंथ आपको याद है कि मीटर में याद करते हैं। मास आपको याद रखना है, टाइम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, टेम्परेचर आपको याद रखना है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो याद ही रखना है। यूनिट क्या है, यूनिट इसकी मोल, क्योंकि मोल कंसेप्ट में भी काम आने वाला है, तो वहां पर भी इस चीज को देखेंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपनी इनके फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है, 10 की यूनिट कैसे यूज करते हैं अपन, उनके बारे में भी हम देखेंगे। 10 की यूनिट बहुत काम की चीज है बेटा, क्योंकि इसी से अपन को क्या होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट करने में, यूनिट को चेंज करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से होता है बेटा, पहला होता है 10 टू दी पावर अगर 1 है बेटा तो उसे बोलेंगे डेका, सिंबल लिखेंगे इसका D। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 10 टू दी पावर 2 है तो उसे बोलेंगे बेटा हेक्टो, सिंबल होगा उसका H। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बात करें 10 टू दी पावर 3 है तो उसे लिखेंगे बेटा किलो,
सिंबल लिखेंगे के। 10 टू दी पावर 6 उसको लिखेंगे बेटा मेगा और उसका यूनिट होगा, उसका सिंबल होगा कैपिटल एम। 10 टू दी पावर 9 उसे बोलेंगे बेटा गीगा और गीगा का लिखेंगे कैपिटल जी से। मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा, सॉरी इतना याद करना है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बता दूंगा कि बेटा इनको तो कम से कम मेमोराइज रख ही लेना। आपको सारे याद आता है, बहुत बेटर बात है कि आपको सारे याद हो जाते हैं, बट अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। 10 टू दी पावर 12 इसको बोलते हैं बेटा टेरा, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेटा इसको। 10 टू दी पावर 15 इसे बोलता है पेटा, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं इसको बेटा। 10 टू दी पावर 18 इसे बोलता है एक्सा, ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर 21 ये होता है बेटा जेटा, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर 24 इसे बोलता है योटा, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 10 टू दी पावर -1 इसे बोलते हैं डेसी, स्मॉल डी में डिनोट करते हैं। डेका और डीसी में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। डेसी देखो वहां पर मैंने सिंपल लिखा है डीए और यहाँ क्यों लिखा है स्मॉल डी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना इसलिए सब साथ साथ लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर 10 टू दी पावर 2 को हेक्टो बोलते थे, या 10 टू दी पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, और ये हमें पता नहीं सेंटीमीटर सेंटी नाम सुना है ना बेटा, कैपिटल स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -3 है इसे बोलते हैं बेटा मिली, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -6 इसे बोलते हैं माइक्रो, और म्यू से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं बेटा म्यू से डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -9 इसे बोलते हैं बेटा नैनो, और ये स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। 10 टू दी पावर -12 इसे बोलते हैं बेटा पीको, पी से डिनोट किया जाता है स्मॉल। इधर वाले सारे के सारे स्मॉल है, इधर वाले में कैपिटल आएगा, इसमें सब में स्मॉल आएगा। स्मॉल मतलब माइनस वाला, कैपिटल मतलब प्लस वाला। केवल 2 प्लस वाले हैं जिनको आपको स्मॉल में लिखना है, बाकी सब कैपिटल में। देख लो बेटा सारे के सारे कैपिटल में, इधर वाले सारे के सारे स्मॉल में, ठीक है। 10 टू दी पावर -15 फैंटो, स्मॉल एफ। 10 टू दी पावर -18 एक्टो, ए से डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। 10 टू दी पावर -21 जैक्टो, कैपिटल जेड से। 10 टू दी पावर -24 योटो, योटो और योटो दोनों फर्क है बेटा, ध्यान से समझना, योटो और योटो स्मॉल वाई से। अब ये तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दी, ये चीजें होती। अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या याद रखना। आपको याद रखना है बेटा यहां तक 10 टू दी पावर -1 डेसी, 10 टू दी पावर -2 सेंटी, 10 टू दी पावर -3 मिली, 10 टू दी पावर -6 माइक्रो, 10 टू दी पावर -9 नैनो, 10 टू दी पावर -12 पीको, 10 टू दी पावर -15 फेम्टो। ये आपको याद रखना है, नीचे के भले याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बता दूं मैं बेटा आपको, एक तो जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूं वो देख लेना। एक तो डेका, किलो, मेगा और गीगा, ये 4 इधर याद कर लो, 4 इधर और ये वाले इधर। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 4 11 टर्म्स आपको याद रखनी है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं 10 टू द पावर 1 बेटा पहले ही बोला था 2 ही ऐसी यूनिट होती है यहां पर याद करनी होगी, जो शुरू के 3 होते हैं ये स्मॉल में लिखे जाते हैं, बाकी सारे कैपिटल में लिखे जाते हैं। इधर सारा स्मॉल में है, माइनस मतलब छोटा मतलब स्मॉल, हम छोटे हैं भैया, प्लस वाले मतलब बड़े मतलब कैपिटल लेटर में आएंगे, बस इतना याद रखना। पहला वाला है 10 टू द पावर 1 डेका डी है, 10 टू द पावर 3 किलो याद रह जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 6 मेगा कैपिटल एम, 10 टू द पावर 9 गीगा कैपिटल जी, बस इतना याद रख लेना। यहां तक की बात जो सर्कल में दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो वो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा 10 टू द पावर -1 डेसी स्मॉल डी, 10 टू द पावर -2 सेंटी स्मॉल सी, 10 टू द पावर -3 मिली स्मॉल एम, 10 टू द पावर -6 माइक्रो म्यू, 10 टू द पावर -9 नैनो एन, 10 टू द पावर -12 पिको पी, 10 टू द पावर -15 फेम्टो एफ। हमें केवल इतना सा याद करना है, ठीक है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई इनको एक बार मेमोराइज कर लेना। उसके अलावा बेटा मैंने पिछली जो आपकी स्लाइड थी उसमें बताया था कौन सा वाला, ये वाला, तो ये भी अच्छे से याद रखना, ये भी जरूरी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट मत याद करना, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां से ये याद करना है, ये वाला बता ही दिया था, ये वाला याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा
मास एंड वेट, ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। यहां तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको समझाने की। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे चलते हुए स्क्रीन के नंबर है, उनको नोट कर लीजिए और वहां से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। उसके अलावा बेटा ऑफलाइन में हमारे सेंटर है कोटा में, वहां आइए, आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल और सारी चीजें बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा। एक बहुत ही हेल्थी एनवायरनमेंट के साथ हमारे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखें, आपका एक्सपीरियंस हमें बताएं, ठीक है। और आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। पूरी कोशिश करते हैं बेटा आपके लिए, बस इतनी ही मेहनत आपको करनी है। थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी मेहनत आप करोगे, सीधी सी बात है बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करता हूं, कोशिश करेंगे दोनों साथ में मिलके कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं सभी से यही निवेदन करता हूं बेटा, आराम से अच्छे से पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए। आप बेशक बहुत अच्छी सफलता की तरफ जाएंगे। और इसी तरह की अच्छी चीजें पढ़ने के लिए और नए वीडियो, अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छा कंटेंट देखने के लिए निशान से आप जुड़े रहिए। वो कहते हैं हमारे सर कि निशान है तो सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका।